कहते हैं कि आपके किए गए कर्मों से ही आपकी डेस्टिनी लिखी जाती है, पर क्या जस्टिस इतनी क्रूअल होती है? इस फिल्म में हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास्ट में किए गए अपने कुछ काम की वजह से उसे और उसकी फैमिली को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हर पल वो मौत के करीब बढ़ता रहता है। अब ये तो एंड में पता चलेगा कि वो अपनी जान बचा पाता है या कोई अपनी बहुत ही प्रेशियस चीज खो बैठता है। ये एक साउथ कोरियन मूवी है जिसका नाम है हार्ड हिट, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें हमें सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग होती है ली संग यू के कमरे से, जहां वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी अचानक से उसके सर के पास हमें गन दिखती है, जिसका ट्रिगर प्रेस करते ही उसमें से म्यूजिक बजने लगता है। ये ली के सन मिनजुन की शरारत है। वो अपने पापा को नींद से उठाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो आज उसे स्कूल छोड़ सके। तभी ली के फोन पर उसके वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कि ली को आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हैंडल करने को कहते हैं। फिर ली अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए अपनी नई कार में बैठता है। तभी उसकी डॉटर हाइन कहती है कि कार में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, पर ली हाइन की बातों पर ध्यान नहीं देता। इतने में ली की वाइफ युनसू उससे पूछती है कि तुम तो आज बहुत बिजी थे ना, और इसलिए मैंने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। तो ली युनसू से कहता है कि आज उसकी कोई मीटिंग नहीं है, युनसू अपना काम आराम से कर सकती है। दरअसल ली अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। ऐसा कहकर ली वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कार में फोन की आवाज आती है, तो ली हाइन से अपना फोन उठाने को कहता है, पर हाइन कहती है कि ये उसका फोन नहीं है। तभी कार की ड्रॉर में ली को एक फोन मिलता है, तो ली को लगता है कि हो सकता है ये मोबाइल उसके ड्राइवर का हो। ली फोन उठाता है तो कोई उसकी नई कार के बारे में पूछता है, तो ली फॉल्स कॉल समझकर फोन कट कर देता है। तभी उसकी नजर फोन के वॉलपेपर पर जाती है, जिसमें उसकी वाइफ और बच्चों की पिक होती है। हाइन से पूछने पर वो ली को बताती है कि ये उसकी मम्मी की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर है। थोड़ी नाराजगी के साथ हाइन ली से ये भी कहती है कि उस ट्रिप पर आप हमारे साथ नहीं थे। कॉल फिर से आता है और कॉलर ली के प्रोफेशन के बारे में बताता है कि ली एक बैंक में मैनेजर है और उसकी कार की सीट के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। ली उस कॉलर की बातों को इग्नोर करके पेट्रोल स्टेशन जाता है और जैसे ही कार से उतरने वाला होता है कि फोन फिर से आता है और कॉलर ली से कहता है कि क्या उसे अपनी कार में कुछ स्मेल नहीं आ रही। कॉलर ली को बताता है कि उसकी सीट के नीचे बॉम्ब लगा है और साथ ही ये बताता है कि बॉम्ब का डेटोनेटर उसके हाथ में है और वो ली की जीपीएस भी ट्रैक कर रहा है। अगर ली को विश्वास नहीं होता तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर देख सकता है। तभी एक लड़का उसकी कार के पास आकर कहता है कि क्या आपको पेट्रोल नहीं फिल करना, आपने पूरा ट्रैफिक लगाया हुआ है। तो ली उसे कुछ पैसे देकर पेट्रोल फिल करने को कहता है। तभी कॉलर ली को यकीन दिलाने के लिए उसे अपने कार के नीचे चेक करने को कहता है। तो ली को कुछ वायर्स फील होते हैं, तो कॉलर उसे बताता है कि वो एक प्रेशर सेंसिटिव बॉम्ब है, समझिए एक लैंडमाइन की तरह, जो प्रेशर कम होने पर ब्लास्ट कर जाएगा। फिर वो उससे 9,60,000 कैश और 17,26,000 अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है। प्रिसाइसली कॉलर इतनी ही अमाउंट क्यों मांग रहा है, ये आपको एंड में पता चलेगा। तभी मिनजुन का स्कूल आता है, पर ली उसे मना करता है कि वो कार से नहीं उतरे। तो कॉलर उसे अपने बच्चों को बॉम्ब के बारे में बताने को कहता है। ली अपने बच्चों से कहता है कि कार में बॉम्ब है, पर हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। तभी कॉलर ली को वार्न करता है कि अगर उसने किसी से बात करने की कोशिश की, गाड़ी से बाहर आने की कोशिश की या फिर उसे नाराज किया, ऐसा कुछ भी करने पर धमाका हो जाएगा। तभी मिनजुन के दोस्त उसे साथ ले जाने के लिए आते हैं, तो ली उनसे कहता है कि आज मिनजुन स्कूल नहीं आएगा। इधर ली के फ्रेंड, जो कि एक बैंक में डिप्टी की पोस्ट पर है, उसका फोन आता है और वो ली से बताते हैं कि सर आज आप अकेले ही मीटिंग कर लीजिए। ली पूछता है ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि उसकी कार में किसी ने बॉम्ब लगाया है। कॉलर ली से डिप्टी को शांत करवाने और पैसे तैयार रखने को बोलकर कॉल कट कर देता है।
ली उस जगह पहुंचता है जहां पर डेप्यूटी और उसकी वाइफ होते हैं। उसकी वाइफ कार से निकलने की जिद कर रही है और अपने हस्बैंड से बहस कर रही होती है। ली उसे समझाता है कि कार से अभी न निकले, इसे हम शांति से सुलझाते हैं और खुद कार पार्क करने के लिए गाड़ी बैक करने लगता है ताकि और ट्रैफिक ना लगे। पर तभी डिप्टी की वाइफ कार से उतर जाती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इधर हाइन देखती है कि मिंजुन के थाई से खून बह रहा है क्योंकि कार से एक कांच का टुकड़ा उसे लग गया है। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। ली ब्लड को रोकने के लिए हाइन को अपनी टाई देकर मिंजुन के पैर में बांधने को कहता है। फिर हॉस्पिटल जाना चाहता है क्योंकि उसके बेटे का बहुत ही खून बह चुका होता है, पर कॉलर कहता है कि पहले उसे पैसे देने पड़ेंगे फिर ही वो कहीं जा सकता है और अब वो 34,60,000 ट्रांसफर करने को कहता है क्योंकि डेप्यूटी की तो डेथ हो गई है, मुर्दे तो पैसे चुकाते नहीं, तो डेप्यूटी के हिस्से के पैसे भी अब ली को ही देने होंगे। ली फिर अपने एम्प्लॉय से सारे VIP क्लाइंट से कुछ पैसे मांगने को कहता है और खुद भी उनसे बात करने लगता है। ली कॉलर से पूछता है कि वो बैंक से पैसे कैसे विड्रॉ करेगा, तो कॉलर उसे अपनी वाइफ को पैसे विड्रॉ करवाने को कहता है। उधर पुलिस ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, तो उन्हें CCTV फुटेज में ली की कार दिखती है, तो उन्हें वो थोड़ा सस्पेक्ट लगता है। इधर ली अपनी वाइफ से बताता है कि उसे पैसों की जरूरत है, तो युनसू पूछती है कि सब ठीक तो है ना। तभी मिंजुन के रोने की आवाज सुनकर वो और घबरा जाती है। फिर हाइन से बात करने को कहती है। जब वो हाइन से बात करती है तो उसे कुछ रिलीफ मिलता है। ली युनसू से पैसे लेकर आने को बोलता है और किसी से इस बारे में न बताने को कहता है। युनसू बैंक से पैसे विड्रॉ करके अपनी दोस्त के साथ आती है। कॉलर जिसका नाम जिनवू है वो ली को वहाँ से जाने को कहता है। तभी युनसू की दोस्त पुलिस को सब बता देती है। ली अपनी वाइफ को पैसे एक डिलीवरी बॉक्स के पास रखकर वहाँ से जाने को कहता है, पर युनसू पुलिस की हेल्प से एक लड़के को पकड़ लेती है, तो सबको लगता है कि वही वो कॉलर है जो इनसे पैसे मांग रहा था, पर वो कोई और होता है, जिनवू नहीं। तभी जिनवू गुस्से में काउंटिंग शुरू करता है और ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट कार में नहीं, युनसू जिस शॉप के पास है उस जगह होता है, पर लकीली युनसू बच जाती है, उसे कुछ नहीं होता। ली $26 लाख ट्रांसफर कर देता है और उसे हॉस्पिटल जाने देने को कहता है क्योंकि मिंजुन को अब दर्द भी नहीं हो रहा होता, उसके पैर सुन्न हो चुके हैं। उधर पुलिस ली को प्राइम सस्पेक्ट समझ लेती है और उसकी गाड़ी ब्लैक SUV का पीछा करती है। ली को कार से बाहर आने को कहती है, पर जिनवू ली को वहाँ से भागने को कहता है। ली फिर हॉस्पिटल की तरफ अपनी कार भगाता है, पुलिस भी उसके पीछे ही होती है। हमें ली और पुलिस के बीच काफी इंटेंस चेस देखने को मिलती है। सारे रास्तों पर पुलिस होने के कारण ली बीच पर कार को ले जाता है, पर पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस ली से खुद को सरेंडर करने को और बच्चों को छोड़ने को कहती है, पर जिनवू ली से कहलवाता है कि कोई भी कार से अगर बाहर आया तो धमाका हो जाएगा और ये धमाका ली करेगा। फिर EOD की टीम जो कि एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट है वहाँ पर आती है। EOD की हेड ली के पास आकर उसे बाहर आने को कहती है। ली उसे इशारों में बताता है कि फोन से कोई उससे ये सब करवा रहा है, तो वो लेडी उसे अपना वॉकी टॉकी खाने पीने के सामान के साथ देकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब ली वॉकी टॉकी फोन के पास रखकर बात करने की कोशिश करता है तो जिनवू कुछ नहीं कहता। ली को टेक्स्ट मैसेज आता है कि वो वॉकी टॉकी कार से बाहर फेंक दे। ली को इन सब से शक होता है कि शायद कॉलर यहीं कहीं आसपास है, तो वो अपनी कार की हॉर्न बजाता है, तो ली के ब्लूटूथ में हॉर्न की आवाज आती है। इसका मतलब है कि जिनवू कहीं आसपास ही है। जिनवू ली की हर हरकत पर नजर रखता है। फिर कॉलर ली से कुछ 6 साल पहले हुई इंसिडेंट के बारे में बताता है कि तभी पुलिस सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देती है ताकि कॉलर कोई ऑनलाइन नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो लोग कार को अच्छे से चेक करते हैं और पता चलता है कि कार के आगे वाली सीट पर ही बॉम्ब है, बच्चों की सीट पर नहीं। तो EOD की हेड ली से अपना फोन देने को कहती है। ली दूसरा फोन उसे दे देता है और अपना फोन अपने पास रखता है ताकि अगर जिनवू उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो उससे बात कर पाए। फिर पुलिस मिनजुन को हॉस्पिटल लेकर जाती है
और जब हाइन से कार से बाहर आने को कहती है तो वो मना करती है कि वो अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पुलिस के जिद करने पर वो आगे वाली दूसरी सीट पर बैठ जाती है और प्रेशर सेंसिटिव बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हाइन को पता चल गया था कि अगर वो बाहर आएगी तो स्नाइपर्स उसके पापा को शूट कर देंगे। फिर हाइन और ली अकेले ही उस एरिया में होते हैं तो हाइन ली से कहती है कि बीच पर आए काफी टाइम हो गया है। ली को इस बात का अफसोस होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। ये सीन बहुत ही इमोशनल कर देने वाला होता है। तभी पुलिस के पास ली का भाई आता है और उनसे कहता है कि वो ली को समझाएगा। जैसे जैसे ली का भाई आगे आ रहा है एक टेंशन बिल्डअप हो रहा है। वो ली के पास आकर कहता है कि वही जिनवू है जिसने उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया है और जो उससे कॉल पर बातें कर रहा था। जिनवू ऐसा ली से बदला लेने के लिए कर रहा होता है। जिनवू फिर ली से हाइन को छोड़ने को कहता है क्योंकि वो पुलिस के सामने एक्ट कर रहा है और वो खुद ही हाइन के सीट के नीचे का बॉम्ब डीएक्टिवेट कर देता है। वो फिर ली को पैसों का इंतजाम करने को कहता है और तब तक हाइन उसके पास रहेगी और 18 मिनट का एक और टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। उतना ही समय है ली के पास। ली पुलिस के बैरिकेड तोड़कर वहां से भाग जाता है। ईओडी की हेड जब युनसू से ली के भाई के बारे में पूछती है तो युनसू बताती है कि ली का भाई तो अभी नेपाल में है। तो पुलिस को पता चलता है कि कार में बॉम्ब जिनवू नहीं लगाया है, पर तब तक जिनवू वहां से चला गया है। इधर ली सारे क्लाइंट से पैसे मांगता है पर कोई भी उसे एक कौड़ी भी देने को तैयार नहीं होता। तब वो युनसू के पास कॉल करके उसे पैसे ट्रांसफर करने को कहता है और ये भी बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिनवू ली को केमिकल फैक्ट्री पर बुलाता है तो ली को फ्लैशबैक्स आते हैं। ली ने पुराने समय में धोखे से बिना सच्चाई बताए सबके पैसे इन्वेस्ट करवा दिए थे, जिससे कंपनी का तो फायदा हुआ था और उसका प्रमोशन भी हो गया था, पर सभी इन्वेस्टर्स को बहुत ही लॉस हुआ था, जिसके कारण केमिकल फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। जिनवू की वाइफ ने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसे बहुत भारी लॉस हुआ था। फिर जिनवू की वाइफ ली के पास हेल्प के लिए गई थी तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उधर जिनवू हाइन के साथ केमिकल फैक्ट्री जा रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो पैसे की बात कर रहे होते हैं। तो जिनवू कहता है ये उसके केस में लगे पैसे हैं जो उसके पास वापस आ गए हैं। हाइन समझ जाती है कि ली से पास्ट में कुछ गलती हुई है और जिनवू से अपने पापा की गलती के लिए सॉरी बोलती है। ली फैक्ट्री के पास आकर सारे पुराने स्लोगन्स देखता है जो फैक्ट्री के प्रोटेस्ट में लगाए गए थे और फैक्ट्री की हालत देखकर खुद से नजरें ही नहीं मिला पा रहा होता है। तभी हाइन उसे कार में सीट से बंधी मिलती है। जिनवू ली को बताता है कि वो पैसे कोर्ट केस में लगे थे और उसे अपने बच्चे के बारे में बताता है जो इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया, क्योंकि जिनवू की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था लॉस के बाद। ली को ये सब सुनकर बहुत रिग्रेट हो रहा होता है तो ली हाइन से कहता है कि वो अपनी फैमिली से उन सब से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो माफी चाहता है कि उसने जानबूझकर ऐसी गलती की। जिनवू ली की कार में आकर बैठ जाता है तो ली उससे कहता है कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर देगा, वो सबको इसके बारे में बताएगा और सबके पैसे भी उन्हें मिल जाएंगे। पर जिनवू उनसे कहता है कि क्या उसकी वाइफ और बच्चा वापस आ सकते हैं। तब ली को बहुत अफसोस हो रहा होता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं तो ली जिनवू के साथ कार सामने रिवर में गिरा देता है और दोनों पानी के अंदर बेहोश हो जाते हैं। ली को होश आता है और वो दोनों को बचाना चाहता है पर जिनवू आंखें ही नहीं खोलता है। तो ली अपनी कार के सीट और स्टीयरिंग के बीच में एक मोटी किताब अटका देता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ली अनकॉन्शियस हो जाता है। पुलिस ली को बचा लेती है पर जिनवू की डेथ हो जाती है। ली हाइन को ठीक देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली पुराने केस को दोबारा ओपन करवाता है। सभी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे मिल जाते हैं। फिर ली एक रिलीफ के साथ अपनी नई कार को ड्राइव करके घर जा रहा होता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं कि यू ओनली गेट व्हाट यू हैव सर्व्ड। जो आप करोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा और अगर इंटेंशन सही हो तो एंड में आप हारते हारते जीत जाते हैं।
और आपकी इंटेंशन से आपके बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। आप सब कमेंट में ये बताइएगा कि क्या आप भी साइकिल ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं। अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही में नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहेंगे ये भी बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।